नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। दोपहर के 3 बज रहे हैं और अब वक्त है राजधर्म का। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के पास स्ट्राइक पोजीशन पर तैनात हो गया है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप अब किसी भी वक्त ईरान पर हमला करेंगे या फिर हमले से पहले ईरान की नाकाबंदी करके उसकी कमर तोड़ेंगे। ट्रंप का वॉर प्लान क्या है? ईरान ने फारस की खाड़ी में कितने मिसाइलें तैनात कर दी हैं, ये सब आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। हमले की आशंका के बीच ईरान ने बड़ा कदम उठाया। ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप ने अपने उत्तराधिकारी तय कर दिए हैं। ईरान के पूरे मिलिट्री चेन के लिए उत्तराधिकारियों के नाम तय हो गए हैं। खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है। यानी अगर अमेरिका हमला करता है और खामेनेई के साथ साथ ईरान के मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट करता है तो ऐसी सिचुएशन में फौरन ही दूसरे लोग उनकी जगह ले लेंगे और जो अटैक प्लान बना है उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। यानी अब ईरान ने अमेरिका के साथ आर पार की जंग की पूरी तैयारी कर ली है। ईरान की मिसाइलें रेडी है, अमेरिका भी तैयार है। लेकिन सवाल है कि पहला अटैक कब और किसकी तरफ से होगा। क्या ईरान इंतजार किए बिना अमेरिकी बेस और इजराइल पर सरप्राइज अटैक करने वाला है? ट्रंप ने ईरान के पास स्ट्राइक पोजीशन पर तैनात किया यूएसएस इब्राहिम लिंकन। खामेनेई ने पर्शियन गल्फ में एक्टिवेट की 300 एंटी शिप मिसाइल। फारस की खाड़ी में ट्रंप के जंगी बेड़े ने की ईरान की नाकेबंदी। खामेनेई ने इजराइल की तरफ रुख करके तैनात की हाइपरसोनिक मिसाइल। ट्रंप ने डिएगो गार्सिया में रेडी किया B-2 बॉम्बर, F-35 और F-22 रैप्टर। रूस ने ईरान भेजा Su-35 फाइटर जेट और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका और ईरान के बीच जंग का मैदान सज चुका है। खामेनेई और ट्रंप की सेना ने अपने अपने टारगेट लॉक एंड लोड कर लिए हैं। वॉर प्लान तैयार है। हमला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि हमला कौन करेगा। ये अमेरिकी सेना की ओहायो क्लास गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी है, जिसे ट्रंप ने ईरान के पास पर्शियन गल्फ में तैनात किया है। सबमरीन टॉमहॉक मिसाइलों से लैस है, जो किसी भी वक्त ईरान पर अटैक कर सकती है। अमेरिका की ओहियो क्लास गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी अपने साथ 150 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें लेकर जा सकती है। समंदर में इसे लोकेट करना बहुत मुश्किल है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये सबमरीन 2 साल तक समंदर में तैनात रह सकती है और इस समय ये सबमरीन ईरान के पास अपनी स्ट्राइक पोजीशन पर मौजूद है। ये अमेरिका का महाबली एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इब्राहिम लिंकन है, जो इस समय अपने पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ ईरान पर अटैक करने के लिए स्ट्राइक पोजीशन ले चुका है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर लिंकन इस समय ईरान से करीब 800 किलोमीटर दूर ओमान के पास तैनात है। यूएसएस इब्राहिम लिंकन को ओमान के पहाड़ों की आड़ में खड़ा किया गया है। इस जगह से अमेरिकी फोर्स न सिर्फ आराम से ईरान पर अटैक कर सकती है, बल्कि उधर से
तेल लेकर चीन की तरफ जाने वाले ईरानी जहाजों का रास्ता भी रोक सकती है। डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला वाले पैटर्न पर चल रहे हैं। जिस तरह से वेनेजुएला की नाकेबंदी करके उसके ऑयल एक्सपोर्ट को रोका था, ट्रंप अब ईरान के साथ वैसा ही कुछ करने जा रहे हैं और इस काम के लिए ओमान के पास तैनात यूएसएस इब्राहिम लिंकन काफी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ 2 ऑप्शन लेकर चल रहे हैं। पहला, ईरान की नाकेबंदी करके उसे घुटनों पर लाया जाए। दूसरा, ईरान पर हमला करके उसकी टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को खत्म किया जाए। लेकिन जानकार कह रहे हैं कि दोनों ही सूरत में अमेरिका और ईरान के बीच ऑल आउट वॉर छिड़नी तय है। ईरानी मीडिया ने ये एआई जनरेटेड वीडियो जारी किया जिसमें ईरानी मिसाइलों से यूएसएस इब्राहिम लिंकन को तबाह करते दिखाया गया है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये तेहरान का इनकलाब चौराहा है। चौराहे पर बनी इस बिल्डिंग पर एक बड़ा सा बिलबोर्ड लगा है। इस बिलबोर्ड में भी यूएसएस इब्राहिम लिंकन को तबाह करते दिखाया गया है। ट्रंप ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं तो ईरान उनके उस जंगी बेड़े को उड़ाने की धमकी दे रहा है जिस पर उन्हें बहुत नाज है और जिस पर एक वक्त में 5000 के करीब सैनिक और 90 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात रहते हैं। हमारे असाधारण असाधारण रक्षा क्षमताएं हैं। हम पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। ईरान की प्रतिष्ठा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने खतरे को देखते हुए पर्शियन गल्फ में तैनाती बढ़ा दी है। इस समय IRGC की करीब 300 मोटर बोट फारस की खाड़ी में मौजूद है। खामेनेई की फोर्स ने पर्शियन गल्फ में कोस्टल एंटी शिप मिसाइलें तैनात कर दी हैं। साथ ही 2000 किलोमीटर की रेंज वाली नई मिसाइलें भी तैनात की जा रही हैं। अमेरिकी और इजरायली रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसएस इब्राहिम लिंकन के लिए ईरान के खतरनाक ड्रोन बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिकी कैरियर ईरानी बैटल टेस्टेड सुसाइड ड्रोन शहीद 136 की स्ट्राइक रेंज में है। ईरान पर अमेरिकी हमले की सूरत में इसे बड़ी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। שלום, אנחנו מאוד קרובים עליכם, אנחנו מאוד קרובים. حاجی استارت خورد. ماشاءالله. شاهد 136 که پرنده است. مستر پرزیدنت ترامپ میاد بیان میکنه که من مثل شاهد 136 رو میخوام. میسازن میگه گرونه مثل ایرانیا بسازی. پرنده می یعنی چی؟ یعنی زمانی که پرواز میکنه اونها رو رنده میکنه. उधर ट्रंप ईरान को बेहद करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। ईरान जंग की कैसे और क्या तैयारी कर रहा है, उसकी एयर डिफेंस सिस्टम कहां-कहां तैनात है। ट्रंप को उनकी फोर्स एक-एक रिपोर्ट दे रही है। ट्रंप ने अपनी फोर्स को ऑर्डर दिया है कि जंगी बेड़ा ईरान पर स्ट्राइक के लिए बिल्कुल रेडी रहे। रिपोर्ट के मुताबिक हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया बेस से भी ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। डिएगो गार्सिया बेस B-2, B-52 बॉम्बर, B-1 लैंसर, F-35 स्टील्थ फाइटर जेट और F-22 रैप्टर, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है, वो ईरान पर अटैक कर सकते हैं। And Iran does want to talk, and we'll talk. ट्रंप ने ईरान के सामने हमले से बचने की कुछ शर्तें भी रखी हैं। ट्रंप की पहली कंडीशन है कि ईरान अपने इनरिच यूरेनियम को उनके हवाले कर दे। दूसरी कंडीशन है ईरान अपने यहाँ यूरेनियम इनरिच करना पूरी तरह से बंद कर दे। ट्रंप की तीसरी शर्त है कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों को बनाना बंद कर दे। और चौथी शर्त है कि खामेनेई, हिजबुल्लाह और
हमास जैसे संगठनों की मदद करना रोक दें, और अगर ऐसा नहीं किया तो आने वाले दिनों में ईरान पर बहुत बड़ा हमला होगा। उधर ईरान ट्रंप की इन धमकियों को ठेंगे पर रख रहा है। कह रहा है कि इस बार वो अमेरिका को ऐसा जवाब देगा कि दुनिया कांप जाएगी। به پشتوانه مردممون، به پشتوانه تجاربی که यूएसएस अब्राहम लिंकन नाम के युद्धपोत का आना ईरान की अपनी देश की रक्षा करने की इच्छा या हिम्मत को जरा भी नहीं डगमगा सकता। हमारे पास अपने देश की पूरी ताकत से रक्षा करने की इच्छा भी है और पूरी क्षमता भी। हमारे साथ हमारी जनता है और पिछले कई दशकों का अनुभव भी। इसलिए ईरान की इस्लामी गणराज्य की सशस्त्र सेनाएं हर गतिविधि और हर बदलाव पर बहुत ध्यान से नजर रखेंगी। साथ साथ वे एक पल भी ऐसा नहीं जाने देंगी जब वे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काम न कर रही हों, ताकि ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता, राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा की जा सके। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में सेनाएं भेजना और धमकियां देना अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सिद्धांतों के खिलाफ है। दुर्भाग्य से हमें पता है कि अमेरिकी पक्ष इन सिद्धांतों का ज्यादा सम्मान नहीं करता, जबकि यही सिद्धांत पूरी दुनिया और क्षेत्रीय सुरक्षा की रक्षा करते हैं। अगर इनका उल्लंघन होता है तो पैदा होने वाली असुरक्षा सभी को प्रभावित करेगी। इसी वजह से पड़ोसी देश, क्षेत्र के देश और यहां तक कि क्षेत्र के बाहर के वे देश भी जो सच में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को महत्व देते हैं, सिर्फ शब्दों में नहीं, ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी पक्ष किसी गलत अंदाजे या गलत फैसले में ना फंसे। کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و حتی کشورهای خارج از منطقه اونها که برای صلح و امنیت بین‌المللی ارزش واقعی قائل ईरान जानता है कि अगर अमेरिका अटैक करेगा तो उसकी असली वजह इजराइल है। यही वजह है कि खामेनेई की फौज ने अमेरिकी बेस के साथ साथ इजराइल की तरफ भी अपनी मिसाइलें तान दी हैं। אנחנו נוסיף לעמוד דרוכים מול כל איום מצד איראן। ईरान की तरफ से हमें नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का कड़ा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी गलती होगी, ऐसी गलती जिसे दोहराने की गुंजाइश नहीं होगी। זאת תהיה טעות גדולה מאוד, טעות אחת יותר מדי। ईरान इस बार अकेले अटैक नहीं करेगा, बल्कि यमन से लेकर मिडिल ईस्ट में उसके सभी प्रॉक्सी संगठन इस जंग में कूदेंगे। ये यमन के हुती ने वीडियो जारी करके धमकी दी है कि अगर ईरान पर अटैक हुआ तो लाल सागर अमेरिकी फौजियों के खून से लाल हो जाएगा। ईरान ने इराक से लेकर लेबनान तक अपनी सभी प्रॉक्सी को एक्टिव कर दिया है। ये इराकी हिजबुल्लाह का वीडियो है जिसमें वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं। जब ट्रंप या कोई और नेता ईरान के नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को मारने की धमकी देता है तो इसका मतलब है कि वो लाखों लोगों को नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को धमकी दे रहा है, क्योंकि वो उनके नेता को धमकी दे रहा है। ये ऐसी बात है जिस पर हम चुप नहीं रह सकते। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, अपने विश्वास, अपने सिद्धांतों और अपने कर्तव्य के तहत, कि हम इस धमकी का सामना करें। हम इस खतरे का मुकाबला करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने और पूरी तैयारी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस भी ईरान की अंदर ही अंदर मदद कर रहे हैं। लगातार नए नए एडवांस हथियार ईरान भेज रहे हैं। यानी अमेरिका के लिए ईरान का मोर्चा इतना आसान नहीं होगा। Obviously, we can build atomic weapon
मेरे हिसाब से हम 2-3 हफ्तों से भी कम समय में परमाणु हथियार बना सकते हैं। हम एकमात्र ऐसे देश हैं जो परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखते हैं, लेकिन हमने ऐसा न करने का फैसला किया है। ईरान के खिलाफ 12 दिनों के आक्रामक युद्ध में हमने अपनी क्षमता का 25% से भी कम इस्तेमाल किया, यानी हमारी 75% ताकत अभी भी सुरक्षित है। हम अपनी क्षमताओं को पहले से भी ज्यादा तेजी से विकसित कर रहे हैं। मैं अमेरिकी जनरलों से कहना चाहता हूं, खास तौर पर व्हाइट हाउस में बैठे उस नाजी सोच वाले व्यक्ति से, लगता है वो बहुत ज्यादा एक्शन फिल्में देखता है। ईरान कोई फिल्म नहीं है। जब बात ईरान की आएगी तो वो चौंक जाएगा। ट्रंप ईरान में हमले की प्लानिंग में बिजी है, तो इधर दिल्ली में भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील फाइनल कर ली है। 18 साल बाद फ्री ट्रेड डील पर मुहर लग गई है। ये डील ट्रंप को बहुत चुभ रही है, क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर वर्ल्ड की जीडीपी का करीब 25% है। वहीं अमेरिका भारत के साथ अब तक ट्रेड डील फाइनल नहीं कर पाया। तो क्या ट्रंप के टैरिफ बम को इंडिया ने बेदम कर दिया है? भारत ईयू की डील से कितना बदल जाएगा वर्ल्ड मार्केट? अमेरिका को क्यों हो रहा है इतना दर्द? समझिए इस रिपोर्ट में। क्या भारत ने ट्रंप के टैरिफ की काट निकाली? भारत ईयू डील क्यों हुई? मदर ऑफ ऑल डील्स। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। भारत ईयू डील से ट्रंप का टैरिफ बम कैसे होगा बेदम? ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का टेप चलाते रहे, और इधर भारत ने यूरोपियन यूनियन से ऐसी डील कर ली है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। मोदी का एक एक शब्द सीधे खुद को ट्रेड की दुनिया का सुपर पावर समझने वाले अमेरिका के लिए था। भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ डील करके ये बता दिया कि दुनिया बिना अमेरिका के भी आगे बढ़ सकती है, तरक्की की राह पर चल सकती है। मोदी ने आज जो कहा उसे पूरी दुनिया ने गौर से सुना। न्यू इंडिया का दम मोदी के हर एक शब्द में गूंज रहा था। इस ट्रेड डील से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को तो बल मिलेगा ही, साथ ही सर्विसेज से जुड़े सेक्टर का भी और अधिक विस्तार होगा। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर के लिए भारत पर कॉन्फिडेंस को और मजबूत करेगा। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच समझौते से 200 करोड़ लोगों का साझा मार्केट तैयार हो गया, जो दुनिया की 25% जीडीपी कवर करेगा। भारत लगातार अमेरिका की ट्रेड वर्ल्ड में दबंगई का तोड़ निकाल रहा है। बीते 4 साल में भारत साथ एफटीए साइन कर चुका है, जिसमें यूके, ओमान, न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा यूरोपियन यूनियन के साथ डील पर हो रही है, क्योंकि इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। दुनिया में जो ट्रेड फील्ड में उठापटक चल रही है, उसमें अमेरिका और चीन का ऑप्शन खोजा जा रहा है। इंडिया ईयू के बीच डील से ग्लोबल सप्लाई चेन का चेहरा बदल जाएगा। चीन की जगह भारत एक बड़ा प्रोडक्शन हब बनेगा। ईयू से ट्रेड बढ़ेगा और इससे ट्रंप के टैरिफ बम की हवा निकलेगी। भारत ईयू ने पिछले साल 12.5 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड किया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारत की बर्लिन, रोम, म्यूनिक जैसे यूरोपीय बाजारों में और यूरोप की दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे भारतीय बाजारों में पहुंच बन जाएगी। एफटीए के बाद बिजनेस डबल होने की उम्मीद है। यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील अटक गई थी, उसे मोदी ने दोबारा शुरू किया और आज समझौता तक हो गया। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील को लेकर जून 2007 में बातचीत शुरू हुई थी। तब इसे व्यापक व्यापार और निवेश समझौता यानी BTIA कहा गया। तब भारत की तरफ से इसकी अगुवाई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कर रहे थे। 15 दौर की बैठक हुई, लेकिन 2013 में BTIA की बातचीत पूरी तरह थम गई।
जून जुलाई 2022 में भारत EU के बीच FTA की बात दोबारा शुरू हुई। तब से लेकर अक्टूबर 2025 तक दोनों पक्षों के अधिकारियों ने 14 मीटिंग्स की, जिसके बाद समझौते को फाइनल किया गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लगा दी है। डील के तहत भारत ने यूरोप से आने वाले कई उत्पादों पर भारी टैक्स खत्म या बहुत कम करने पर सहमति जताई है। इसमें केमिकल्स, विमान, अंतरिक्ष से जुड़े उपकरण और मेडिकल मशीनें शामिल हैं। मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों के करीब 90% सामान अब टैक्स फ्री होंगे। समझौते के बाद यूरोप से आने वाले खाद्य उत्पादों पर लगने वाला भारी शुल्क घटा दिया गया है। जैतून का तेल, मार्जरीन और दूसरे वनस्पति तेलों पर अब 0 टैक्स लगेगा। यूरोपीय देशों की शराब पर अभी 150% टैरिफ लगता है। इसे घटाकर 20 से 30% किया जाएगा। यूरोपीय कारों के लिए भारत ने हर साल 2.5 लाख गाड़ियों का कोटा तय किया है और धीरे धीरे आयात शुल्क घटाकर 10% तक लाया जाएगा। मशीनरी पर लगने वाला 44% का टैक्स और रसायनों पर 22% टैक्स भी लगभग खत्म हो जाएगा। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये FTA कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह FTA भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। मोदी हर डील बहुत सोच समझ कर करते हैं। मदर ऑफ ऑल डील्स से भारत को क्या क्या फायदा होने जा रहा है। यूरोप में भारतीय कपड़े ज्यादा बिकेंगे। यूरोप में भारतीय कपड़े, जूते सस्ते होंगे और उनकी डिमांड बढ़ेगी। इससे भारत में गारमेंट्स, लेदर फुटवेयर और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को सीधा फायदा होगा। भारत और यूरोपीय देशों के बीच फार्मा और केमिकल ट्रेड 20% तक बढ़ सकता है। भारत में यूरोप की डिफेंस फैक्ट्रियां लग सकती हैं। कार्बन टैक्स से भी राहत की उम्मीद है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। इससे काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में हमारी साझेदारी और गहरी होगी। हमारी डिफेंस कंपनियां को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर साकार करेगी। आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। यूरोपीय यूनियन भारत की अहमियत को अच्छे से जानता है, इसीलिए यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत के दौरे पर है। इंडिया के साथ डील हो रही है। Because when India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure. And we all benefit. The time is right for renewal, for fresh momentum, and for opening a new chapter in EU-India friendship. And this is exactly what we have achieved together today. Thank you very much. दिल्ली में फाइलों पर साइन होते हैं और नजर वॉशिंगटन की बनी रही। ट्रंप की टीम दिल्ली में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक एक समझौते पर बारीकी से नजर बनाए हुए थी।
इतना ही नहीं, ट्रंप के वित्त मंत्री ने इशारों में यूरोपीय देशों को चेतावनी भी दे दी है। We have put 25% tariffs on India for buying Russian oil. Guess what happened last week? The Europeans signed a trade deal with India. And just to be clear again, the Russian oil goes into India, the refined products come out, and the Europeans buy the refined products. They are financing the war against themselves. यूरोपीय यूनियन के बाद अब ट्रंप के आजकल दुश्मन बने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को 100% टैरिफ की धमकी दी है, जिसके बाद वहां के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी रणनीतिक और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। मार्च के पहले हफ्ते में कार्नी भारत का दौरा कर सकते हैं। कार्नी अपनी यात्रा के दौरान परमाणु ऊर्जा, तेल और गैस, पर्यावरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन से जुड़े समझौते फाइनल कर सकते हैं। ट्रंप की दादागिरी का इलाज होने लगा है। भारत पर हर एक मुल्क उम्मीद के साथ नजर बनाए हुए है और आने वाले समय में कई और देश मोदी के न्यू इंडिया के साथ फ्री ट्रेड डील करेंगे और ट्रंप ऐसे ही देखते रह जाएंगे और जल्द ही वो वक्त आएगा जब अमेरिका भी भारत के साथ ट्रेड डील के लिए घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। अमेरिका की मुसीबतों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। उस पर कुदरत की ऐसी मार पड़ी है कि दुनिया का सबसे पावरफुल देश उबर नहीं पा रहा। बर्फीले तूफान का ऐसा कहर कि अमेरिका की सारी रिसोर्सेज, सारी सुविधाएं धरी की धरी रह गईं। आधे से ज्यादा राज्यों में विंटर स्टॉर्म ने कहर बरपाया है। जानलेवा ठंड और भारी बर्फबारी से अमेरिका की भागती दौड़ती जिंदगी थमसी गई है। बर्फीले तूफान से टेक्सास से न्यू इंग्लैंड और न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन तक कैसे हालात हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। अमेरिका पर अटैक शुरू हो गया है। इस बार अटैक कुदरत ने किया है। अमेरिका इस समय भीषण विंटर स्टॉर्म की चपेट में है। ऐसा बर्फीला तूफान जिसने अमेरिका को झकझोर दिया है। बर्फीले तूफान के चलते अमेरिका के 2/3 हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। टेक्सास से लेकर न्यूयॉर्क तक देश के बड़े हिस्सों में तूफान के साथ भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे अमेरिका की आधी से ज्यादा आबादी सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। आर्कसांस से न्यू इंग्लैंड तक 2100 किलोमीटर के इलाके में 1 फुट से ज्यादा मोटी बर्फ जमी है, जिससे ट्रैफिक थम गया है। बर्फीले तूफान के चलते टेक्सास से न्यूयॉर्क तक 15 राज्यों में हालात बेहद गंभीर हैं, जहां भारी बर्फबारी और हाड़ कपाने वाली ठंड से लोगों की जिंदगी पूरी तरह से ठहर सी गई है। बर्फीले तूफान के कारण अमेरिका में टेनेसी, मिसिसिपी और लुइसियाना में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हैं, जबकि टेक्सास, केंटकी, जॉर्जिया, वेस्ट वर्जीनिया और अल्बामा में इसका काफी असर है। Ice storms are different than virtually any other type of storm that we deal with. And it's particularly different when you see the ice come in and then 48 hours or so after the precipitation leaves, the temperature has still not gotten above freezing, and therefore it creates challenges in terms of getting assets deployed. And that's where we find ourselves today, is we are trying to make sure that we can time this to get resources wherever they are needed as quickly as is humanly possible, but to do it in a safe way so that we don't put more Mississippians in danger. गगनचुंबी इमारतों के बीच सड़कों पर कई इंच बर्फ जमी है। चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। तबाही वाले इस तूफान के बीच सड़कों से बर्फ को हटाया जा रहा है। इसके लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बर्फीले तूफान से पेड़ों की डाल और बिजली की तारें टूट गई हैं।
जिसका सबसे ज्यादा असर बिजली सप्लाई पर पड़ा है। बर्फबारी और जानलेवा ठंड के बीच लाखों अमेरिकी बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। तेज बर्फबारी और खतरनाक ठंड के कारण करीब 23 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। विंटर स्टॉर्म के चलते अमेरिका में 6,30,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल है। It was just hoping and praying that our lights didn't go out, and eventually they did at 11 yesterday, and they're still out now, and it's what, about 3:30, 4 o'clock, and we still have no power. You don't have heat, you don't have lights, you don't have the things that you're used to. So that's the most difficult, not living as you normally do on a daily day. बर्फीले तूफान के चलते अमेरिका के उत्तर पूर्वी इलाके में भारी बर्फबारी हुई, तो दक्षिण के हिस्से बर्फ से ढके हुए हैं। कुदरत की इस मार से अमेरिका के 2/3 हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई इलाकों में 20 इंच तक बर्फ गिरी है, जिससे तापमान -31 डिग्री तक गिर गया है। विंटर स्टॉर्म और ठंड के चलते कम से कम 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी तादाद में लोग बीमार हैं। बर्फीले तूफान का असर एविएशन पर भी पड़ा है। बर्फबारी और खराब मौसम के चलते हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। एविएशन पर नजर रखने वाली फर्म सीरियम के मुताबिक बीते 24 घंटे में अमेरिका में 12,000 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई या कैंसिल कर दी गई। इससे पहले अमेरिका की 45% उड़ानें रद्द हुई थी, जो कोविड महामारी के बाद सबसे ज्यादा है। So when we arrived yesterday from the Dominican Republic, we had a layover in Atlanta, and then our flight from Atlanta to our final destination of Austin was canceled. So we had to speak to a bunch of different Delta representatives, get those flights rebooked, fight back against the extra charges we tried to put on us, and then find a hotel, but they were all booked. अमेरिका में कुदरत के इस कहर से फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस वीकेंड पर पूर्वी तट के कुछ हिस्सों में एक और बर्फीला तूफान आ सकता है। भारी बर्फबारी और मौसम के बिगड़े हालात को देखते हुए अमेरिका के 17 राज्यों में इमरजेंसी जारी की गई है। तूफान की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खासकर मिडवेस्ट, साउथ और नॉर्थ ईस्ट में तापमान 0 से नीचे चला गया है। ये तस्वीरें अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की हैं। यहां भी विंटर स्टॉर्म ने जमकर कहर बरपाया है। ज्यादातर हिस्सों में भारी बर्फबारी हुई है। सड़कें, पार्क, सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है। भारी बर्फबारी के चलते यहां ठंड लंबे समय तक रहने की चेतावनी दी गई है। वॉशिंगटन डीसी में बीते 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बर्फबारी हुई है। तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे यहां लंबे समय तक बर्फ जमे रहने की संभावना है। बर्फीले तूफान के चलते शहर के 3 प्रमुख हवाई अड्डों से हजारों उड़ानें कैंसिल की गई। वॉशिंगटन डीसी के साथ ही न्यूयॉर्क में भी बर्फीले तूफान से लोगों की जिंदगी चरमरा गई है। बर्फीले तूफान से सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी है, जिसे स्नो कटर मशीन से हटाया जा रहा है। लोगों की जिंदगी यहां भी पूरी तरह से ठहर गई है। लोग अपने घरों में दुबकने पर मजबूर हैं। ये तस्वीरें अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी राज्य केंटकी की है। यहां भी बर्फीले तूफान ने जमकर कहर बरपाया है। बर्फीले तूफान के साथ साथ यहां भी भारी बर्फ गिरी है, जिसे हटाने के लिए लोग जुटे हुए हैं। जिस बर्फीले तूफान ने दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका को झकझोर दिया है, करोड़ों लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। बर्फीले तूफान की चपेट में अमेरिका कैसे आया? अमेरिका में यह तूफान कब तक तबाही मचाएगा? भयंकर विंटर स्टॉर्म बनाने के लिए जब एक साथ कई कारक आते हैं तो ये तूफान बनते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह पोलर वोर्टेक्स है। पोलर वोर्टेक्स अमूमन आर्कटिक और अंटार्कटिक के ऊपरी वायुमंडल में घूमता है, जो बेहद ठंडी हवाओं का एक विशाल चक्र होता है। उत्तरी गोलार्ध का पोलर वोर्टेक्स उत्तरी ध्रुव के चारों ओर तेज हवा की पट्टी है।
ये जेट स्ट्रीम की तरह है जो तेजी से सीधे ऊपर उठती है, लेकिन कभी कभी ये पोलर वोर्टेक्स दक्षिण की ओर फैल जाता है और अमेरिका पर छा जाता है, जिससे भारी बर्फबारी के साथ कड़ाके की ठंड पड़ती है। विंटर स्टॉर्म के साथ ही अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों में फ्रीजिंग रेन भी हो रही है, यानी बारिश की बूंदें धरती पर गिरते ही जम जाती हैं, जो लंबे समय तक पिघलती नहीं है। और यही सबसे खतरनाक होता है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि फिलहाल कुदरत के इस अटैक से अमेरिका को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।